हाय गाइस, मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, अगर आप एक नया पीसी असेंबल करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं कि जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जैसे सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, वो सब आप कैसे सेलेक्ट करें, उनकी कंपेटिबिलिटी कैसे चेक करें। तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। कई बार आपको बहुत सारी वेबसाइट सर्च करनी पड़ती हैं या फिर यूट्यूब के वीडियो देखने पड़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको कैसे कंपोनेंट खरीदते समय क्या क्या ध्यान रखना है और कैसे आपको कंपोनेंट चूज करना है एक नया पीसी असेंबल करने के लिए। दोस्तों, अगर आप ये डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में जानना चाहते हैं जो मदरबोर्ड या सीपीयू या पावर सप्लाई, तो हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि आपको कैसे कैसे डिफरेंट कंपोनेंट चूज करने हैं अपने पीसी के लिए। पीसी के कंपोनेंट चूज करने के लिए सबसे पहले आपको चूज करना है वो है प्रोसेसर, जो आपका सीपीयू, उसके ऊपर ही सारी चीज़ डिपेंड करेंगी। तो सबसे पहले आपको अपना प्रोसेसर फाइनल करना है, आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है। अगर आपको इंटेल लेना है तो इंटेल में कोर i3, कोर i5, कोर i7 इस टाइप के प्रोसेसर आते हैं। ये डिफरेंट जनरेशन होती हैं, जैसे 10th 11th जनरेशन। जितनी हायर जनरेशन में उतनी बेटर उसमें फीचर्स और क्लॉक स्पीड आ जाती है। इसके अलावा राइजन आप लेना चाहते हैं तो राइजन में भी राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 इस टाइप के प्रोसेसर आते हैं। उसमें भी डिफरेंट जनरेशन होती हैं, जैसे 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। तो आजकल जो लेटेस्ट 5th जनरेशन के राइजन प्रोसेसर्स आ रहे हैं उसमें भी प्रोसेसर में आपको ये ध्यान रखना है कि जो कुछ प्रोसेसर होते हैं उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होती है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। और कुछ प्रोसेसर्स होते हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड या डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड लगाना ही पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपका राइजन प्रोसेसर में आपका जो लास्ट का सफिक्स होता है अगर वो एक्स है तो आपको डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड यानी अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाना ही पड़ेगा। और अगर लास्ट का सफिक्स जी है तो इसका मतलब वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड उसमें इंक्लूडेड है। इसी तरीके से इंटेल प्रोसेसर में अगर लास्ट का आपका सफिक्स एफ है तो उसमें आपको डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड यानी एक्स्ट्रा डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लेना ही पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको पहले प्रोसेसर चूज करना पड़ेगा। अगर आपका जैसे लो यूजेज है, डॉक्यूमेंट एडिटिंग करना है, कुछ आपको वीडियो देखना है या फिर इंटरनेट सर्फिंग करना है तो कोर i3 या राइजन 3 प्रोसेसर आप ले सकते हैं। आपका मीडियम यूजेज है, जैसे आपको वीडियो एडिट भी करना है, कुछ गेम्स भी खेलने हैं या कुछ हैवी टास्क है थोड़ा बहुत, तो आप राइजन 5 या फिर i5 प्रोसेसर ले सकते हैं। अगर आपका बहुत हैवी यूजेज है, ज़्यादा हाई वीडियो एडिटिंग करनी है, जैसे 4K वीडियो एडिटिंग या हैवी साइज़ के गेम वो आपको प्ले करने हैं, तो आपको i7 या राइजन 7 प्रोसेसर लेना पड़ेगा। तो एक बार आपने प्रोसेसर सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए आपने राइजन 7 सेलेक्ट कर लिया या फिर i7 या जो भी प्रोसेसर सेलेक्ट कर लिया, उसी के हिसाब से आपको मदरबोर्ड आप लेनी पड़ेगी। प्रोसेसर से आपकी रैम की फ्रीक्वेंसी और उसकी DDR4 चाहिए या फिर आपका किस टाइप की रैम चाहिए वो भी डिपेंड करता है। इसके अलावा प्रोसेसर पर ये भी डिपेंड करता है कि जो NVMe M.2 वाली SSD आजकल आती है मदरबोर्ड में, उसकी स्पीड रीड राइट की कितनी मिलेगी वो भी CPU पे डिपेंड करती है। तो जैसे ये देख सकते हैं, ये एक मदरबोर्ड है, इसमें ये सॉकेट है, इसके साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा प्रोसेसर लगेगा। अगर आपका राइजन वाला प्रोसेसर है तो AM4 वाली मदरबोर्ड लेनी पड़ेगी, AM4 सॉकेट होगा। और अगर इंटेल प्रोसेसर है तो LGA सॉकेट वाली मदरबोर्ड लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद में आपने अब मदरबोर्ड कैसे सेलेक्ट करना है, एक तो सॉकेट हो गया, उसके अलावा आपको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ रैम स्लॉट हैं उसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कैपेसिटी रैम वो कितनी सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपके जो PCI स्लॉट कितने हैं और PCI एक्सप्रेस स्लॉट कौन से वर्जन का है। जैसे मान लीजिए आपने PCI एक्सप्रेस 16 पोर्ट है वो वर्जन 3.0 का है, तो उसमें 3.0 वाले ग्राफिक्स कार्ड ईजिली लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका PCI एक्सप्रेस वर्जन 2.0 है तो उसमें 3.0 वाला अगर ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं तो वो कम फ्रीक्वेंसी पे आपका काम करेगा। तो ये भी आपको चेक करना है। इसके अलावा नए मदरबोर्ड में NVMe जो SSD है उसके लिए स्लॉट भी आ गया है, उसका भी आपका जनरेशन होता है 3.0, 4.0। तो आपको मदरबोर्ड परचेज़ करते समय ये सब चूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो IO पोर्ट्स होते हैं मदरबोर्ड के वो भी आप देख सकते हैं, उसमें USB 3.1 या 3.0 जनरेशन के आजकल पोर्ट आ गए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला प्रोसेसर ले रहे हैं तो आपको DVI या HDMI या VGA पोर्ट कौन से चाहिए वो आपको चूज़ करने पड़ेंगे, ये सब आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें SATA पोर्ट होते हैं वो 4 to 6 होने चाहिए एटलीस्ट। जैसे आप हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं, SSD लगाना चाहते हैं
तो इजीली कनेक्ट कर सके डीवीडी हार्ड डिस्क। सफिशिएंट नंबर ऑफ उसमें पोर्ट होने चाहिए, एटलीस्ट 4 तो होने चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मदरबोर्ड है उसमें डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जैसे आपके सीपीयू है, रैम है, ग्राफिक्स कार्ड, वो कौन कौन से कंपेटिबल होंगे वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप उसके मदरबोर्ड के मैन्युफैक्चरर की साइट पर जाइए, मदरबोर्ड को चूज़ करिए, उसमें सपोर्ट में जाइए, वहाँ सीपीयू सपोर्ट, रैम सपोर्ट और ग्राफिक्स कार्ड का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप कुछ साइट भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। उन साइट पे जाके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस साइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस जो कंपेटिबल उस मदरबोर्ड के साथ में कौन कौन सी हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको मदरबोर्ड खरीदते समय कि जैसे कुछ मदरबोर्ड होती हैं वो बायोस अपडेट होने के बाद में पर्टिकुलर सीपीयू को सपोर्ट करती हैं। तो ऐसा ना हो कि आपका जो मदरबोर्ड खरीदने जा रहे हैं उसका बायोस अपडेटेड ना हो, क्योंकि बिना सीपीयू के वो बायोस अपडेट करना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है अगर अमेजन वगैरह सब खरीद रहे हैं, तो जिससे कि उस मदरबोर्ड में सीपीयू कंपेटिबल हो जाए। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मदरबोर्ड के साथ डिफरेंट डिवाइसेस की कंपेटिबिलिटी आप कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि AMD राइजन का ये आपने मान लीजिए प्रोसेसर फाइनल करा है 5600X, तो इसके कंपेटिबल आपको M4 सॉकेट की मदरबोर्ड चाहिए होगी। तो इसके लिए मैंने जैसे कुछ मदरबोर्ड शॉर्टलिस्ट की है, जैसे गीगाबाइट की मदरबोर्ड है, कुछ Asus की है, कुछ MSI की है। तो अब मुझे इस मदरबोर्ड के बारे में पता करना है। जैसे गीगाबाइट की DS3H मदरबोर्ड है, इसके साथ क्या क्या चीज़ें कंपेटिबल है। तो मैं गीगाबाइट की वेबसाइट पे जाऊंगा और गीगाबाइट की वेबसाइट पे जाकर आप इसको सर्च कर सकते हैं, इस मदरबोर्ड को, जो आपका मॉडल है DS3H। तो इसके स्पेसिफिकेशन में आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें पता चल जाएंगी, जैसे कि क्या क्या फ़ीचर हैं इस मदरबोर्ड के। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट इसके स्पेसिफिकेशन। CPU सॉकेट AM4 है, सूटेबल AMD Ryzen 5000 सीरीज़ है, तो ये आपका 5000 सीरीज़ में सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PCI Express X16 आपका स्लॉट भी है इसमें आपका 4.0 वाले जो जनरेशन वाले ग्राफिक्स कार्ड आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सपोर्ट पे यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट यहाँ पे जैसे CPU सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोसेसर ये सपोर्ट करता है यहाँ सब आपको नज़र आ जाएंगे। जैसे राइजन आपका 5600 प्रोसेसर भी यहाँ आपको दिख जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राइजन 5600 प्रोसेसर यहाँ लिस्ट में दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट और चीज़ों की सपोर्ट देखना चाहते हैं, सपोर्ट लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मेमोरी सपोर्ट, जितनी भी रैम सपोर्ट करता है उसकी लिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा M.2 SSD जो सपोर्ट करता है उसकी लिस्ट यहाँ से मिल जाएगी, SSD की सपोर्ट लिस्ट यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें चेक कर सकते हैं मदरबोर्ड की वेबसाइट पे जाके उस मैन्युफैक्चरर की कि क्या क्या डिफरेंट डिवाइसेस ये सपोर्ट करती है मदरबोर्ड। अगर आप ग्राफिक्स कार्ड की उसमें देखेंगे जो स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे ये ग्राफिक्स कार्ड है राइजन इसका NVIDIA का, तो यहाँ पे आपका ये जिसमें जो NVIDIA का ये ग्राफिक्स कार्ड है ये आपका PCI Express जनरेशन 4 को सपोर्ट करता है, यानी ये वाली ग्राफिक्स कार्ड आप अपने उसमें लगा सकते हैं इस वाली मदरबोर्ड में। दोस्तों कुछ वेबसाइट भी होती है जहाँ पे जाके आप अपने PC को बिल्ड कर सकते हैं और डिफरेंट कंपेटिबल डिवाइसेस को चेक कर सकते हैं। जैसे newegg.com है, तो इसमें जैसे आप कस्टम बिल्ड में जाएंगे तो यहाँ से जैसे CPU सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे मैंने CPU सेलेक्ट कर लिया Ryzen 5 5600X। इसके बाद आप मदरबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कंपेटिबल मदरबोर्ड्स होंगे वो सब यहाँ पे आपको दिखा देंगे। जैसे कि यहाँ से गीगाबाइट वाली DS3H जो मदरबोर्ड हम देख रहे थे वो आ गई यहाँ पे, सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में मेमोरी हो गई, जो रैम है, रैम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सी कंपेटिबल है। उसके बाद में आप यहाँ से वीडियो कार्ड, जो ग्राफिक्स कार्ड वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कंपेटिबल होगा अपने आप यहाँ लिस्ट में दिख जाएगा आपको। जैसे कि आप कोई सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। इसके अलावा आपकी जो केस है, कैबिनेट है, पावर सप्लाई है, स्टोरेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सभी आप सेलेक्ट करके और टोटल उसका प्राइस आप देख सकते हैं कितना बन रहा है। इसके अलावा कुछ इंडियन वेबसाइट्स भी हैं, जैसे कि MD कंप्यूटर है, वेदांत computers.com है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। MD कंप्यूटर काफ़ी फेमस वेबसाइट है, इसमें जाके अभी आप अपना PC बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप बिल्ड PC पर जाके क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिवाइसेस आप सेलेक्ट करके यहाँ से अपना PC का प्राइस चेक कर सकते हैं। जो कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे आप, उसका टोटल PC का प्राइस आ जाएगा। मदरबोर्ड खरीदते समय आपको उसका साइज़ भी ध्यान में रखना है। मदरबोर्ड 2-3 टाइप की आती है, ATX फॉर्म फैक्टर की होती है, माइक्रो ATX, मिनी ATX। तो जैसे आपकी ATX फॉर्म फैक्टर है, ये वाला माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर की मदरबोर्ड है, ये देख रहे हैं जो आप। अगर ATX फॉर्म फैक्टर होगा तो इसका थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से आपका CPU का कैबिनेट भी थोड़ा सा लंबा साइज़ का लेना पड़ेगा आपको, बड़ा साइज हाइट बढ़ जाएगी उसकी।
तो दूसरा मिनी एटिक्स आती है, वो थोड़े इससे कम साइज़ की होती है, हाइट और विड्थ उसकी कम होती है। जो एटिक्स मदरबोर्ड है उसमें आपके ये PCI और PCI एक्सप्रेस स्लॉट आपके ज़्यादा मिल जाते हैं। तो और जो माइक्रो एटिक्स में वो इनका साइज़ की लिमिटेशन होती है, थोड़ी कम होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब मैं आपको पावर सप्लाई के बारे में बताता हूँ। पावर सप्लाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है CPU अगर आप असेंबल करने की सोच रहे हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं कूलर मास्टर की पावर सप्लाई लगी हुई है, कोर्सर की भी आती है, कूलर मास्टर की भी आती है, और कई बेटर टाइप की जो पावर सप्लाई वही आपको चूज़ करनी है। लोकल या सस्ती पावर सप्लाई आप लेंगे तो हो सकता है आपकी फ्यूचर में मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, CPU में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैं झेल चुका हूँ पहले भी, क्योंकि मेरा पावर सप्लाई की वजह से एक बार मदरबोर्ड क्रैश हो गई थी। तो आपको ये अमेजन पे मिल जाती है इस टाइप की पावर सप्लाई। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो पावर सप्लाई है उसकी वाटेज आपको कैसे कंसिडर करनी है। उसके लिए कुछ वेबसाइट्स भी हैं, जैसे neoac.com भी है, एक कूलर मास्टर है। तो इसमें आप डिफरेंट अपने कंपोनेंट डालेंगे, जैसे CPU है, उसका टाइप कौन सा CPU का प्रोसेसर है, और उसकी क्या कहते हैं रैम हो गई, मदरबोर्ड हो गई, वो सब आप सेलेक्ट करेंगे। और ग्राफिक्स कार्ड है जैसे आपका, वो सब सेलेक्ट करेंगे। तो उसकी सारी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद में आपकी वाटेज आ जाएगी यहाँ पे, वो कितनी वाटेज की आपको पावर सप्लाई लेनी चाहिए। तो ये जैसे neoac.com है। इसके अलावा आपका coolermaster.com, इस पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ AMD का, जैसे प्रोसेसर सेलेक्ट कर लिया मैंने, मदरबोर्ड ये सेलेक्ट कर ली, माइक्रो एटिक्स हो गया, ग्राफिक्स कार्ड ये सेलेक्ट कर लिया, GeForce का, रैम सेलेक्ट कर ली मैंने, SSD HDD। तो ये सब मिला के जैसे मेरा ये 417 वाटेज दिखा रहा है। तो सूटेबल इसके कंपेटेबल रिकमेंडेड जो पावर सप्लाई है वो आपकी ये 500 वाट की इस तरीके से दिखा रहा है। तो जितना ज़्यादा हायर साइज़ का, जितना हायर कैपेसिटी का आपका ग्राफिक्स कार्ड और जो प्रोसेसर होगा, उस हिसाब से आपका ये इसकी वाटेज बढ़ जाएगी। जैसे अब मैं यहाँ से ग्राफिक्स कार्ड को दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला सेलेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी वाटेज ये यहाँ बढ़ गई है, 517 दिखा रहा है। तो सूटेबल 550 या 600 वाट की आपको पावर सप्लाई यहाँ लेनी पड़ेगी। दोस्तों अब CPU कैबिनेट के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। CPU कैबिनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप CPU कैबिनेट वाइजली चूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके सभी कंपोनेंट फिट ना हो। तो मैंने जैसे बताया था कि आपकी माइक्रो एटिक्स या फिर एटिक्स साइज़ की जो मदरबोर्ड है उसके हिसाब से आपका CPU का साइज़ डिपेंड करेगा। जैसे माइक्रो एटिक्स है तो उसके हिसाब से आपको देख लेना पड़ेगा कि कितने साइज़ का CPU सफिशेंट है। जैसे मैं इसमें ये वाली मदरबोर्ड लगाता हूँ तो पावर सप्लाई के बाद कोई स्पेस नहीं बचता है इसमें। अगर इसमें एटिक्स वाली मदरबोर्ड लगानी पड़ेगी तो ये सफिशेंट नहीं है, इसके लिए ज़्यादा हाइट का मुझे कैबिनेट होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका CPU कूलर है उसकी हाइट एक होती है, तो इसकी हाइट के हिसाब से कैबिनेट की हाइट आपको देखनी पड़ेगी। तो हो सकता है आपने अगर कैबिनेट इसके हिसाब से नहीं लिया तो आप CPU कूलर नहीं लगा पाएंगे। उसके अलावा जो ग्राफिक कार्ड होता है उसकी भी लेंथ होती है। जैसे ग्राफिक्स कार्ड ये तो छोटा है तो यहाँ तक कितनी लेंथ आती है, कई ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी बड़े होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा आपके फैंस भी होते हैं, उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, वो काफ़ी आगे तक जाती है। तो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि जो ये इसकी चौड़ाई होती है ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी है, वो ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से डिपेंड करेगी। तो ये वाली चौड़ाई हो गई, ये आपकी डिपेंड करेगी ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से। CPU कूलर के हिसाब से हाइट इसकी डिपेंड करेगी कितनी होनी चाहिए कैबिनेट की। और ये वाली जो लेंथ है वो डिपेंड करेगी कि एटिक्स मदरबोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं या माइक्रो एटिक्स कर रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको अगर PC असेंबल करना है उसके डिफरेंट कंपोनेंट आपको कैसे चूज करना है और उसकी कंपेटेबिलिटी कैसे चेक करनी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है इस रिगार्डिंग कि मुझे क्या चीज़ कैसे चूज करनी है, कौन सा किसके साथ कंपेटेबल होगा, वो कैसे मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की उसके बारे में। और इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।